दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक सत्ता का एक इशारा क्या भारत के सिस्टम को डिगा देता है? राजनीतिक सत्ता का एक इशारा भारत के संवैधानिक संस्थानों को डिगा देता है। सियासी जरूरतों के आसरे राजनीतिक सत्ता अगर इशारा कर दे तो कानून का पालन करने वाले और कानून का पालन करवाने वाले संस्थान भी सत्तानुकूल हो जाते हैं और किसी को भी एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं जहां से निकल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाए। ना सिर्फ मुश्किल हो जाए बल्कि कानूनी दांवपेच में वह फंसता चला जाए। एक के बाद एक धाराएं उस पर लगती चली जाएं, एक के बाद एक जिलों में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती चली जाए, एक के बाद एक अदालत उसे लगातार न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश देती चली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस को एक साथ लाकर इस बात का जिक्र किया कि दरअसल अब सुनवाई एक ही जगह होगी। एफआईआर जो दर्ज हुई है उस एफआईआर को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अलग अलग जगहों पर जो एफआईआर हुई है उसमें जांच दिल्ली पुलिस करेगी। हम जिक्र अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर का कर रहे हैं। जरा सोचना शुरू कीजिए कि अल्ट न्यूज को अगर कोई नहीं जानता, मोहम्मद जुबैर की पहचान कुछ भी नहीं होती, तो क्या वाकई जो बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जिरह कर रहे थे और जज को भी यह कहना पड़ा यह क्या मजाक बना रखा है, आप कहते हैं कि किसी पत्रकार को क्या लिखना चाहिए यह हम बताएंगे? यह ठीक वैसे ही है जैसे वकील किसी तरह से अदालत में जिरह करता है तो उस पर हम रोक लगा दें। आप चाहते हैं हम ट्वीट पर रोक लगा दें? यह कौन सी परिस्थिति है? और जिस तरीके से जिन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई और धाराएं लगातार बढ़ती चली गई और अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई, उसकी जड़ कहां पर है? उसकी जड़ के भीतर फिल्म का एक हिस्सा है। वह हिस्सा जिसको ट्वीट किया गया और एक हनुमान भक्त ने एफआईआर दर्ज करा दी, पुलिस सक्रिय हो गई और गिरफ्तारी हो गई। महीने भर से ज्यादा की परिस्थितियों में इस सिस्टम को तोड़ पाने की स्थिति तभी बनती है जब आपकी कोई पहचान हो, आपके साथ बड़े बड़े वकील खड़े हों और सुप्रीम कोर्ट सक्रिय तौर पर यह समझ जाए कि दरअसल जो हो रहा है वह सिस्टम को सत्तानुकूल परिस्थितियों में ढालकर सत्ता की नजरों में अपने आप को दिखाने और जताने की परिस्थितियां कहीं ज्यादा इस देश में फैल तो नहीं रही है। क्योंकि एक के बाद एक दिल्ली में गिरफ्तारी, उसके बाद गाजियापुर, सीतापुर, लखीमपुर, हाथरस, मुजफ्फरनगर, चंदौली, एक के बाद एक केस उसी हिसाब से दर्ज होते चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी, तमाम केसों से मुक्ति दिला दी और जो भी देश के किसी भी हिस्से में एफआईआर होगी यह कहकर हर एफआईआर को चुप कराया कि अब सारी एफआईआर की कॉपी दिल्ली आएगी। यानी किसी व्यक्ति को सिस्टम के उस दायरे में आप ले जाकर फंसा नहीं सकते हैं जहां पर उसे लगातार यह महसूस होने लगे कि वह एक अकेले अपने तौर पर खड़ा है और इस देश के भीतर में कानूनी तंत्र कहीं पीछे छूट गया है। जो धाराएं लगी थी वो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने से शुरू हुई थी, 153A और 295, लेकिन उसके बाद वो मामला साजिश तक गया, 120B तक गया, उसके बाद सबूत मिटाने तक गया यानी 201 तक गया, मामला और बढ़ा और उसके बाद एफसीआरए के आर्टिकल 35 तक मामला चला गया जहां मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति भी उसके साथ जुड़ जाए। यानी जांच की पूरी प्रक्रिया की महीन परिस्थितियों को अगर आप समझना शुरू करें तो अगर एफसीआरए से ही आप शुरुआत करें तो एक केस में किसी की गिरफ्तारी के बाद अगर इस देश की ईडी जाके एफसीआरए के तहत केस दर्ज करे तो इसका मतलब है उसे पहले से जानकारी नहीं थी या उसकी जांच में कोई खोट है या वो कोई जांच करती ही नहीं है क्योंकि पहले से तो कोई नोटिस दिया नहीं गया। दूसरी बड़ी बात, जिसके खिलाफ देश के किसी भी हिस्से में एफआईआर दर्ज हो रही है उसे जानकारी देनी चाहिए, गिरफ्तारी से पहले जानकारी देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी जाएगी। और इन सब के बीच जो ट्वीट किया गया वो फिल्म का एक पोस्टर या एक सीन का एक दृश्य है। उस दृश्य से कोई भक्त अगर आहत हो गया, जो कहा गया कि हम हनुमान भक्त हैं और उस फिल्म के भीतर में हनुमान होटल को
हनीमून होटल को हनुमान होटल के तर्ज पर कैद दिखाया गया, इसको आप ट्वीट करते हैं 2018 में सही, लेकिन हमारे आहत होने के वक्त कोई निर्धारित नहीं है। 4 साल बाद ही हम आहत हुए तो 4 साल बाद ही पुलिस दर्ज करे मुकदमा, FIR दर्ज हो और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो। हमें लगा कि 4 साल के भीतर 2018 से 2022 के बीच कितने ऐसे मामले हैं जो पुलिस थानों में FIR के तौर पर उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, और आपको जानकर हैरत होगी कि 6 लाख से ज्यादा FIR पर कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश के भीतर हो नहीं पाई है। अलग अलग तरीकों से FIR दर्ज होती है, पुलिस के पास जितनी बड़ी तादाद में FIR दर्ज होती है, सब पर पुलिस कैसे कार्रवाई करे? तो यह तेजी और यह रवानगी, एक ऐसे ट्वीट को लेकर पुलिस की सक्रियता, बहुत सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी थे, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने आज जब यह मामला पहुंचा तो उस मामले की सुनवाई करते वक्त अलग अलग लोगों ने अलग अलग तर्क दिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की कि शर्त रखी जाए कि मोहम्मद जुबैर कोई ट्वीट नहीं करेंगे। अदालत ने कहा यह कैसे संभव है? हम वकील से कहें कि आप बहस नहीं करें तो किसी पत्रकार से हम कैसे कह सकते हैं कि वो ना कुछ बोले ना कुछ लिखे, या क्या लिखे ये हम बताएं? तो जवाब में आया कि दरअसल ये पत्रकार नहीं है, ये फैक्ट चेकर हैं, फैक्ट चेक करते हैं। तो इन सारी बातों के बीच अदालत को यह कहना पड़ा कि जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के तहत एक के बाद एक जिस तरीके से अलग अलग जिलों में FIR दर्ज हो रही है, पुलिस की सक्रियता है, अदालत अपने तौर पर, जैसे हाथरस की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, ऐसे में तो कभी कोई परिस्थिति थमेगी ही नहीं। यानी सिस्टम का चक्रव्यूह कितना मजबूत है, और उसके दायरे में अगर आपकी कोई पहचान नहीं है तो आपकी कैसी स्थिति बन सकती है। दरअसल यह इससे पहले 2 अलग अलग मामलों में इस देश के भीतर में बीते 4-5 सालों में नजर भी आया है, 124A और UAPA। उसके मातहत इस देश के भीतर में कितनी कार्रवाई हुई? अगर 215 में 30 लोग, 2016 में 35 लोग, 2017 में 51 लोग, 2018 में 70 लोग, 2019 में 93 लोग, 2020 में 73 लोग, अगर हम उस पूरी फहरिस्त को देखना शुरू करें तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नहीं, लगभग 92% ऐसे लोग हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दौर में राष्ट्रद्रोह का जो पूरा मामला था उसे ठंडे बस्ते में डालकर कहा कि अब इस कानून के तहत कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी और सब कुछ रोक दिया जाए। अन्यथा एक परिस्थिति में समझिए तो UAPA के भी दायरे में एक के बाद एक लगभग 7000 लोग उस दायरे में इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर आते चले गए। अल्ट न्यूज की पहचान है, मोहम्मद जुबैर की पहचान है, उनके हक में जो वकील खड़े थे उनकी पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। यानी ध्यान दीजिए, अगर यह मामला पॉलिटिकल ना होता, अगर यह राजनीतिक तौर पर मुद्दा नहीं बनता, तो इस देश का सिस्टम इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि मोहम्मद जुबैर को जमानत मिल पाए, वह जेल से छूट पाए, और न्यायिक हिरासत से छूटने के लिए उनकी उम्र बीत जाती। ऐसे बहुत सारे केसेस इस देश के भीतर में हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवेदनशीलता को इस मायने में समझा कि कोई केस अगर इतना ऊपर आ जाए जहां पर समूचे देश के भीतर उसको लेकर बहस हो रही हो, तो फैसला भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिस फैसले का असर आने वाले वक्त में सियासी इशारे से हटकर देखने की परिस्थिति में समाज को खड़ा कर सके। क्योंकि यह कैसे संभव है कि इस देश के भीतर में बिना किसी सियासी इशारे के कानून लागू करने और लागू करवाने वाले लोग एक झटके में गैर कानूनी तरीके से काम करते हुए दिखाई देने लगे। जो सुप्रीम कोर्ट जिस अंदाज में अपने वक्तव्य को आज कह रहा था, क्योंकि उसने सारे मामलों में अंतरिम जमानत दी, सभी की एक साथ जांच करते हुए दिल्ली पुलिस के दायरे में लेकर आने को कहा, और इसके बाद भी कोई FIR इस देश के किसी भी हिस्से में होगी तो वह भी दिल्ली में ही उसकी जांच होगी, यानी बाहर नहीं ले जाएगा। संवेदनशीलता इतनी भी बरती गई कि फटाफट स्टाफ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ के और उनके लोगों ने अपने तौर पर इसको तेजी से कार्रवाई कीजिए, ड्राफ्ट फटाफट कीजिए, जल्द तैयार हो जाए ऑर्डर, जिससे वो हस्ताक्षर कर सकें और चीजें उस रूप में मैसेज के तौर पर जाए, और निजी मुजल्का सिर्फ 20,000 रुपए पर जमानत दी जाती है। यह फैसला सुना दिया गया।
तीन हिस्से इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला हिस्सा, अगर राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में धार्मिक भावना का दायरा राजनीतिक घाटा और मुनाफे से जुड़ा हुआ हो तो कोई क्या करे। धार्मिक तौर पर या धार्मिक भावना के आधार पर इस देश का एक बहुत बड़ा तबका अगर खुद को सत्ता के करीब पाए और सत्ता उन्हें अपने करीब पाए तो कानून का पालन जिस पुलिसकर्मी को करना है, जिस थाने को पहल करनी है, अगर वह कानून के तहत काम करे तो वो बड़ा तबका जो भक्ति भाव में है और वोटर के तौर पर है और राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में है, तब उसकी कैसी स्थिति होगी। और तीसरी स्थिति, इन दोनों के बीच क्या वाकई इस देश के भीतर का सिस्टम इस बात की इजाजत देता है कि राजनीतिक सत्ता में जो पॉलिटिकल पार्टी आए उसकी विचारधारा के अनुकूल ही इस देश में तमाम कार्रवाई होने लगे। अगर इस दायरे में और इस तरीके से और इस कटघरे को बनाने की रूपरेखा इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से बनाई जा रही है उसमें से भी दो हिस्से और निकलते हैं। क्या यह नफरत की सोच है? क्या यह समाज के भीतर बांटने और मोटी लकीर खींचने की सोच है? क्योंकि राजनीति भारत के भीतर में टू पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं चलती है। कई पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं और उसमें जब तक कोई भी राजनीतिक दल तब तक नहीं जीतेगा अगर यह मैसेज राजनीतिक विचारधारा के साथ चले जाए कि समाज बंटता हुआ ना दिखाई दे, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होता हुआ ना दिखाई दे, तो फिर वोट नहीं मिलेंगे। और ऐसे में वह संस्थान जो राज्य में राजनीतिक सत्ता के जरिए जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग ही नहीं बल्कि नौकरी से निकालने तक की स्थिति उसी पर टिकी हुई हो, तो वह क्या करे। दोष किसी पुलिसकर्मी को देने की जरूरत नहीं है, एफआईआर दर्ज करने वाले को देने की जरूरत नहीं है। इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की जरूरत है जिसका इशारा भारत के संवैधानिक संस्थानों से लेकर कानून का पालन करने और कराने वाले पुलिसकर्मी और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर और नौकरशाही तक से जाकर जुड़ गया है। क्योंकि भारत के भीतर में जो एफआईआर जितनी बड़ी तादाद में थानों में दर्ज होते हैं, इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त में जो पुलिसकर्मियों की तादाद है उसमें आपको 100 से गुना करना होगा। आप कल्पना कर रहे हैं। उसके बाद सारे एफआईआर पर कार्रवाई करने की स्थिति में इस देश के थाने आ पाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में, चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे हत्या का मामला हो, चाहे जमीन से बेदखली का मामला हो या जमीन पर कब्जा करने या घर पर कब्जा करने का मामला हो, चाहे किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला हो, चाहे इस देश के भीतर में जिन शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किसी पॉलिटिकल नेता को आहत करने के साथ जुड़ा हो और उसके ठीक समानांतर बड़ी तादाद में आपराधिक तौर पर जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है, अगर उसको भी परखना शुरू करें तो उत्तर प्रदेश का जो हम आपसे जिक्र कर रहे थे, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर, हाथरस, मुजफ्फरनगर और चंदौली, इन 6 जगहों के आंकड़े और इसके साथ दिल्ली में दर्ज एफआईआर के पूरे आंकड़े, इन दोनों को एक क्षण के लिए आप परख लीजिए। आपको जानकर हैरत होगी, जो एफआईआर इन जिलों में दर्ज हुई है उसमें सिर्फ 22% पर ही पुलिस कार्रवाई कर पाई है। बाकी 78% पर वो कार्रवाई करने की स्थिति में ही नहीं आ पाई है जो भी एफआईआर उसके ऊपर दर्ज है। पहला हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा, जो एफआईआर पर कार्रवाई होकर मामला अदालत तक पहुंच जाए, इसकी उम्र अगर आप औसत निकालिएगा एफआईआर के आधार पे, तो उत्तर प्रदेश के इन 6 जिलों में जो औसत निकलता है वो तकरीबन 3 साल का निकलता है। यानी वो 22 मामले जो अदालत तक 22% के मामले जिस पर एफआईआर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी हो, उसके आधार पर भी सिर्फ अदालत तक पहुंचने में 3 साल लग जाते हैं। लेकिन यहां पर चंद दिनों में बहुत तेजी से कार्रवाई होती है। यानी राजनीतिक इशारा काफी है कि किस पर कार्रवाई किस रूप में करनी है। यहां तक कि बलात्कार से जुड़े हुए इन 6 जिलों में जितने मामले दर्ज हैं उनमें से सिर्फ 9% मामलों पर पुलिस सक्रिय होकर उस व्यक्ति तक पहुंच पाई जिसके ऊपर आरोप था कि उसने रेप किया है।
कन्विक्शन रेट के बारे में अभी मत जानकारी हासिल कीजिए, नहीं तो उसमें और स्थिति बिगड़ जाएगी इस देश के भीतर में, क्योंकि जब इस देश के भीतर में जो राजद्रोह के मुकदमे ठोके गए और यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत जितना जो कन्विक्शन किया गया और जिनको हिरासत में लिया गया, वह भी अगर देखना शुरू कीजिएगा तो वो 2 डिजिट में नहीं पहुंच पाता है। क्या कीजिएगा? यानी इस देश का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो राजनीतिक सत्ता के मिजाज के हिसाब से चलता है। दोबारा लौटिए मोहम्मद जुबैर अल्ट न्यूज को लेकर। इस देश के भीतर में सोशल मीडिया के जरिए किस पॉलिटिकल पार्टी ने कौन सा मैसेज समाज में देने की प्रक्रिया शुरू की और अपने आईटी सेल को सक्रिय किया, और राजनीतिक सत्ता ने की भागीदारी इसमें कितनी बड़ी रही, और वो कितने मामले थे जो अल्ट न्यूज के जरिए, फैक्ट चेक के जरिए सत्ता की जो गहराई के साथ वो चीजों को रखती थी उसको फैक्ट चेक करके झुठला देने की स्थिति में अल्ट न्यूज लेकर आ गया। यानी अल्ट न्यूज कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा था, क्योंकि राजनीति नहीं चाहती है कि उसके झूठ पर भी कोई सवाल करे या झूठ की भी कोई जांच करे। विपक्ष के पास ऐसा कोई हथियार औजार है नहीं कि वह अपनी राजनीति को तीखा और तीक्ष्ण बनाने के लिए वह सत्ता से 2-2 हाथ करने की परिस्थिति में आकर खड़ा हो जाए और अपने तौर पर फैक्ट चेक बनाने लगे। क्योंकि जर्नलिज्म जो है वह इस देश के भीतर में संस्थानों से सवाल करता है, एस्टैब्लिशमेंट से सवाल करता है। यह मिजाज आजादी के बाद से रहा है। लेकिन एक झटके में कई राजनीतिक सत्ताएं जो सोचती रही कि जर्नलिज्म उनसे सवाल नहीं करे, और जर्नलिज्म के सवाल विपक्षी नेताओं को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते हैं, यह भी नहीं छुपा हुआ है। और खास तौर से मौजूदा वक्त में जो बड़ा मायने रखता है कि किसी राजनीतिक दल, और वह भी सत्ताधारी राजनीतिक दल को लेकर कोई अगर खबर नवीस अपने तौर पर फैक्ट चेक कर रहा है या रिपोर्ट फाइल कर रहा है या सवाल को फैक्ट के साथ उठा रहा है, तो जाहिर है वह उसकी आंख में किरकिरी है। और दूसरी तरफ विपक्ष को महसूस होता है ये हमारे करीब है। लेकिन सही मायने में प्रोफेशनलिज्म या जर्नलिज्म या देश का सिस्टम तो इस बात को कहता है कि हर का चेक एंड बैलेंस की परिस्थिति में इस देश के इंस्टीट्यूशंस को काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसी चेक एंड बैलेंस के तहत उस अधिकार को अपने साथ लेकर मोहम्मद जुबैर को जमानत दी। लेकिन चेक एंड बैलेंस की परिस्थितियां अगर मान लीजिए खत्म हो जाए, जो कई जगहों पर खत्म होती नजर आती है, तो राजनीतिक सत्ता के भीतर से ही वह सवाल भी उठेंगे, उनके जवाब भी आएंगे। यानी अपने तौर पर वो अगर गलत कर रहा है तो वो सही है, उस गलत पर कोई आवाज ना उठाए तो न्यायाधीश की भूमिका में भी वो खुद है। इन परिस्थितियों के साथ भारत या लोकतंत्र के जो अलग अलग पाए होते हैं, अगर वह भी सत्ता के साथ खड़े हो जाएं, और उसमें एक बड़ा रोल मीडिया का जो फोर्थ स्टेट के तौर पर जिसकी पहचान है, अगर उसकी पहचान को डाइल्यूट करके ये मान लिया गया कि अगर राजनीतिक सत्ता के साथ वो खड़ा है तो वो जर्नलिज्म कर रहा है, सवाल कर रहा है, तो वो विरोधियों के साथ है, तो इस देश के भीतर का प्रोफेशनलिज्म भी एक झटके में गायब हो गया जो कर दिया गया है। क्या इन बातों पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कोई प्रभाव डालता है, या वह सिस्टम जो सत्ता के अनुकूल होकर किसी को भी चक्रव्यूह में फंसाकर सिस्टम के जरिए उसको थका देता है, उम्र बिता देता है, परिस्थितियों के अनुकूल उसके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हुआ नजर आता है तब तक जब तक राजनीतिक सत्ता बदल ना जाए? क्या ऐसी परिस्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया है? ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब किसी एक फैसले से नहीं मिलेगा जो अल्ट न्यूज या मोहम्मद जुबैर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन चक्रव्यूह का घेरा कितना पैनापन है, उसमें किस तरीके से अलोकतांत्रिक परिस्थितियों को जिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला खुले तौर पर यह बताता जरूर है। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, एफआईआर जहां होनी है हो, लेकिन सुनवाई अब दिल्ली पुलिस के मातहत होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जून के महीने में जब गिरफ्तारी की थी तो धार्मिक भावना को आहत करने के मद्देनजर की थी। वो मामला बढ़ते बढ़ते मनी लॉन्ड्रिंग और एफसीआरए के 35 आर्टिकल तक पहुंच गया। तो इसका कोई और छोर नहीं है। यानी हर संस्थान में बैठा हुआ व्यक्ति अगर यह सोचे कि उसको सत्ता के नजदीक जाना है और सत्ता अपने अनुकूल देखने के लिए उससे कुछ गुजारिश ना करे, सिर्फ इशारा करे कि तुम हमारे अनुकूल परिस्थितियों को बनाओगे तो आने वाले वक्त में तुम्हें लाभ मिलेगा, तो फिर यकीन जानिए हमारा पूरा सिस्टम भरभरा कर खत्म हो गया है।
और खत्म होती इस परिस्थिति में राजनीतिक सत्ता ही अपने आप को या अपने कहे वक्तव्य को कानून भी मानती है और उस पर सबको पालन करने की दिशा में ले भी जाना चाहती है। क्या इस परिस्थिति में देश आकर फंस गया है? कई सवाल हैं इस देश के भीतर में। हमने जब जांच करनी शुरू की कि कितने केस हैं, तो जानकारी आई कि अगर 2015 के बाद से केसेस को टटोलना शुरू करें तो लगभग 1226 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है, और वह जिस कानून के तहत है उसमें उम्र बीत जाएगी उसकी। बरस दर बरस अगर परिस्थितियों को देखते चले जाइएगा तो यह स्थिति लगभग 2020 में 4744 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। 2019 में जिनको गिरफ्तार किया गया 6337 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। 2018 में 7284 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। 2017 में 8061 लोग हैं। हम इन आंकड़ों को सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये अल्ट न्यूज़ जैसी पहचान वाले संस्थान से नहीं जुड़े हैं। इनकी पहचान मोहम्मद जुबैर सरीखी नहीं है। इनका काम पॉलिटिकल पार्टी से उस रूप में सवाल करना नहीं है, बल्कि उनका अपने इलाके के दायरे में विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ खड़े होते हुए नजर आना है। और राजनीतिक सत्ता को लेकर ये महत्वपूर्ण फीलिंग नजर आती है कि दरअसल यह अगर अपराधी करार दिए जाएंगे तो उस इलाके के लोग वोट बैंक के तौर पर सत्ता के साथ खड़े हो जाएंगे। यह क्या भारत के सिस्टम का एक अनोखा मैसेज है? और क्या सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आने वाले वक्त में क्या इस दिशा में कुछ सोच भी सकती है कि कानून का पालन करने वाले संस्थानों का रवैया क्या हो इस देश के भीतर में? और राजनीतिक सत्ता को लेकर उठते सवाल अगर इस देश में कोई प्रोफेशनल करता है, फैक्ट के साथ करता है, बताता है और वह मुसलमान है, तो क्या उसके खिलाफ इस देश के भीतर में एक प्रोफेशनल की तरह सिस्टम उसके साथ संवाद नहीं बनाएगा या उसकी गिरफ्तारी करेगा? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मोहम्मद जुबैर को जमानत मिल गई है, और आने वाले वक्त में यह उस सिस्टम के चक्रव्यूह को डराने वाला संकेत है कि क्या वाकई इस देश के भीतर में कोई फैक्ट चेक ना करे, सवाल ना करे, सत्तानुकूल राग को सिर्फ सुने। क्या ऐसी परिस्थिति है? इंतजार कीजिए, अभी बहुत सारे केसेस और सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।